मक्का पैक्ट के बाद पाकिस्तान की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ने वाली है। क्या चाइना और टर्की फिर पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की की भूमिका अब भारत के लिए बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न बन चुकी है? और अगर सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, तो फिर इंडिया के साथ उसके करीब 42 अरब डॉलर के व्यापार और अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? क्या एक तरफ पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप और दूसरी तरफ इंडिया के साथ बिजनेस, सऊदी अरबिया का कोई नई स्ट्रेटजी पॉलिसी है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटजी मिलिट्री नेटवर्क बन रहा है? नमस्कार। चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे और इस पूरी कहानी समझने के लिए हमें एक साथ कई घटनाओं को देखना होगा। मक्का पैक्ट से शुरू करके ऑपरेशन सिंदूर, फिर हम आगे जाएंगे टर्की पाकिस्तान सऊदी की मिलिट्री जो पार्टनरशिप है उस पर बात करेंगे। फिर इंडिया टर्की और इंडिया सऊदी अरबिया का जो व्यापार है उस पर हम बात करेंगे। फिर चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान में जो अभी तक काल में जो घटा है उसकी गतिविधियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। मतलब इन सब को शामिल करने पर जो तस्वीर बनेगी उससे हम कोई निष्कर्ष पे पहुंचे। चलिए, जो काफी दिलचस्प होगा, चलिए उस पर बात करते हैं, सभी पक्षों को परत दर परत देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग तस्वीर को देखते हैं, मैप को देखते हैं। इस मैप को देखिए, आप मैप दिख रहा होगा आपको। देखिए, इसके बीच में पाकिस्तान है, उत्तर की तरफ चाइना और पश्चिम की तरफ टर्की दिख रहा होगा आपको। पश्चिम की तरफ टर्की दिख रहा है। सभी पाकिस्तान के स्ट्रेटजी पार्टनर, वहीं सऊदी अरबिया भी है जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट में है, और दूसरी तरफ इंडिया है। लेकिन भारत अकेला नहीं है। इंडिया की इजराइल के साथ मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप है। आपको इस ग्राफ से पता चलेगा, बाद में हम आगे और भी देखेंगे। फ्रांस, अमेरिका, इंडो पैसिफिक देश जो है वो भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अगर आप पूरे ग्राफ, पूरे चार्ट को देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा ये मैप में भारत रसिया का भी अभी मित्रता है, भारत क्वाड में भी मेंबर है। मतलब भारत की स्थिति आप देखोगे तो ओवरऑल आपको मजबूत दिखाई देगी इस स्थिति में। मतलब ये पूरा मैप जो है आपको पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा कि क्या स्थिति है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को भी जा रहा है, सऊदी अरबिया भारत को भी आ रहा है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है, वहीं भारत की तरफ जो आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हो। तो मतलब कहानी में बहुत सारे विरोधाभास आपको नजर आने लगे होंगे, है ना? तो चलिए विस्तार से इसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मक्का पैक्ट जो काफी फेमस हो रखा है अभी आजकल, वो है क्या। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, 7 अगस्त 2026 की बात, जगह है मक्का। सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मक्का में ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों देशों के खिलाफ अटैक माना जाएगा। मतलब सीधा सीधी एक तरह से नाटो की तरह जो बात है उसी तरह का। जाहिर है, इस तरह का जो एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी तुलना तो होगी, वो नाटो के आर्टिकल 5 से की जा रही है। यानी कि जिसमें कहा गया कि अगर नाटो के एक देश पे हमला होता है तो सभी देशों पे माना जाएगा। लेकिन क्या यही बात मक्का के जो इस एग्रीमेंट है उसको इस्लामिक नाटो कहना सही होगा? देखिए, नाटो के पास इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर है, संयुक्त मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है और दशकों का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। आपको पता है वो काफी हर जगह लड़ाई लड़ चुकी है। लेकिन वहीं अगर मक्का पैक्ट की जो अभी वास्तविक स्थिति है उसमें आप देखेंगे उसके पास कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म अभी उसके कोई भी स्पष्ट नहीं है, नहीं किसी तरह कोई अभी आपको क्लियर कोई डिफेंस मतलब कुछ डिटेल मिल रहा है। तो इसलिए उसे मक्का जो पैक्ट है उसे अभी नाटो की तरह कहना गलत होगा। चलिए, और वैसे भी आप अगर देखें तो इन देशों ने कहा है कि ये डिफेंस में बनाया गया है, किसी देश के खिलाफ इसे किसी को घोषित नहीं किया गया। इसलिए इसे सीधे सीधी आप मक्का एग्रीमेंट को नाटो के खिलाफ या भारत के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ अलायंस नहीं कर सकते। हमें इस तरह से आगे निकलना होगा। फिर इसका स्ट्रेटेजिक महत्व तो है ही, ये तो आप जान ही रहे हो कि स्ट्रेटेजिक महत्व तो बनी क्या, क्योंकि इतनी बातें हो रही तो स्ट्रेटेजिक महत्व तो है, तभी तो बात की जा रही है। तो फिर क्या ये एग्रीमेंट अचानक से आ गया? जवाब है नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरबिया के मिलिट्री संबंध दशकों पुराने, आपको पता होगा। और अभी अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच इसी तरह की एग्रीमेंट किए गए थे, मिलता जुलता ही एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट में भी कहा गया था जो सऊदी अरब पे हमला होगा
वो पाकिस्तान पे हमला मारा जाएगा, मतलब एक दूसरे के खिलाफ मारा जाएगा। लेकिन तो टर्की भी जो है अपने इंडस्ट्री में काफी बड़ा है और उसकी भी स्थिति अपने आप को जो है सल्तनत काल में पहुंचने की है, तो इस कारण से उसमें भी आपको आपको उसमें ये मिलता जुलता दिखता है। मतलब वो वैसे भी उसके जो आपके डिफेंस सेक्टर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसके जो पॉलिटिकल जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में वो भी उसे इसके साथ लाता है। और सऊदी भी जो है यूएस बेस पे ईरान के हमले के बाद से मतलब एक नए दोस्त की खोज में है अपनी स्थिति को मजबूत करने की। तो उसे पाकिस्तान दिखा, तुर्की देखा, तो उसने सबके साथ मिल करके अपने उलझन से बचाव के लिए ये रास्ता ढूंढा कि चलो मक्का में एक पैक्ट करते हैं और सब मिल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो पहला पहला तो एक मोटा मोटी पॉइंट तो ये आपको सीधे सीधे निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं दूसरे तरीके से देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया, इस पे क्या कोई असर डाला है ऑपरेशन सिंदूर ने। जैसे देखो ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या हुआ था, आप जानते होंगे कि जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी कन्फ्रंटेशन हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट में टर्की का नाम आया था कि टर्की जो है अपने लोगों को, अपने कुछ ड्रोन को पाकिस्तान को मदद कर रहा है, अपने इक्विपमेंट से मदद कर रहा है। ये बात आई थी, सामने आई थी। भारतीय असेसमेंट में टर्किश जो है सोंगा ड्रोन का भी उल्लेख हुआ है, मतलब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई है। तो टर्की और पाकिस्तान के पार्टनरशिप की तो बात आपको इसमें पता चल रहा है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो है, दोनों के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शामिल किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने क्या किया, टर्की को लेकर के अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया, उसको कंसर्न लिया उसके साथ। अब उसमें कंसर्न दिखता है और इसका असर भी आपको डिफेंस तक आपको सीमित नहीं दिखता, अब आगे भी बात पहुंचती है। चलिए इसको हम आगे भी देखेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी डिफेंस सेक्टर से, वो जाती है सलेबी तक। अब सलेबी कौन है? सलेबी जो है, अब सलेबी को जाने से पहले 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 जान लीजिए सलेबी पे क्या एक्शन हुआ। 15 मई 2025 को भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस ने सलेबी और उससे जुड़े भारतीय कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड पर रिवोक कर दी। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी दोनों सर्वोच्च है। अब सलेबी कौन है जिसपे इस तरह का निर्णय लिया गया? सलेबी भारत के कई एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग करती है और कार्गो रिलेटेड सर्विस में काम करती है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है इसका भारत के, और ये तुर्की से रिलेटेड है। इसलिए आप जो है इस पे बहुत सारे बैकवर्ड भी चले थे सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं, ये वास्तविक स्थिति है कि टर्की ने उसे शामिल किया था, इस पे रेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए। बाद में यह मामला अदालत में भी गया जहां कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल निकलता है, क्या अगर टर्की के साथ सिक्योरिटी टेंशन इतने बढ़ गए थे तो क्या भारत और टर्की का पूरा व्यापार बंद हो गया? जवाब है नहीं, सिर्फ सलेबी को बंद किया गया और किसी को नहीं बंद किया गया। यहीं से हमें मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स के समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका मिलेगा। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको, और हमें ये जानना भी जरूरी होगा कि इंडिया और मतलब इस चीज को जानने के लिए कि टर्की और इंडिया का क्या व्यापार है, तभी आप इसको सही तरीके से समझ पाओगे कि दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से व्यापार चल रहा है। चलिए व्यापार को जानते हैं। 2024-25 में इंडिया और टर्की के बीच में जो बायलैटरल जो ट्रेड चला था वो 8.71 अरब डॉलर का था। मतलब भारत का टर्की को एक्सपोर्ट जो है वो 5.72 अरब का था, वहीं टर्की से इंपोर्ट किया गया वो करीब 3 अरब डॉलर का था, यानी भारत ट्रेड सरप्लस में था। इसी को आप चाइना के रिलेशनशिप के साथ भी देख सकते हो। चाइना के साथ हमेशा टक्कर होते रहता है, लेकिन आप देखते हो कि दोनों के बीच में जो व्यापार कितना बड़ा होगा। अब चलिए टर्की इंडिया से खरीदता क्या है, बेचता क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब जान ही रहे तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। देखो भारत टर्की को मुख्य रूप से मैशनरी, मिनरल फ्यूल, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ टर्की से भारत जो है मैशनरी लेता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेता है, स्टोन्स लेता है, मेटल्स लेता है, केमिकल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। अगर आप देखें तो दोनों तरह से डाइवर्सिफाइड है बिजनेस, जो है आपका रिलेशनशिप डाइवर्सिफाइड रखता है। तो इसलिए अगर आप चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक या किसी तरह का कंसर्न बनता है तो उसमें अचानक से टेंशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए तो एक साथ झटके में नहीं खत्म किया जा सकता, वो इतना आसान नहीं है। मतलब आपको इससे एक बात तो समझ में आ गई। चलिए अब सऊदी अरेबिया को चलते हैं, टर्की से सऊदी अरेबिया की तरफ चलते हैं। सऊदी अरेबिया को देखते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डील कैसा है, पाकिस्तान का डील कैसा है, दोनों चीजें देखते हैं। और देखो सऊदी अरेबिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरेबिया एक तरफ पाकिस्तान और टर्की के साथ तो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट किया है,
वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत की तरफ देखोगे, भारत की ओर देखो सऊदी अरबिया के साथ, तो उन दोनों के बीच में जो है ना बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब कैसा है आप देखो, 2024-25 में इंडिया और जो अरबिया है उनके बीच में जो बायलैटरल ट्रेड रहा था वो 42 अरब डॉलर के आसपास हुआ था। वहीं टर्की से कितना हुआ था आपको पता था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो करीब 9 अरब डॉलर के पास हुआ था। अगर आप एक साथ देखो तो आपको फर्क नजर आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा, लगभग 5 गुना का। यानी सऊदी अरबिया से टर्की से 5 गुना ज्यादा किया गया। फिर सऊदी अरबिया के साथ ऐसा समझते हैं। चलिए सऊदी अरबिया से और भी ज्यादा चीज जान लेते हैं। तो सऊदी अरबिया से भारत को तेल नहीं देता है, तेल देने वाला देश नहीं है कि तेल खरीदा बेचा उसी का देश नहीं है। अगर भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार बात की जाए तो भारत में जो सऊदी अरबिया का इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 10 अरब डॉलर का रहा है, जिसमें पीआईएफ, सऊदी कंपनीज और सऊदी बैक्ड विजन फंड जो है वो शामिल है। इसमें पीआईएफ तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म पे करीब 1.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर सऊदी लिंक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में भी हुआ है। यानी सऊदी कैपिटल जो है बहुत सारी इकोनॉमी भारत में पहले से मौजूद है। तो आप देख पा रहे हो, इसी के साथ आप देखोगे अभी बहुत सारे 2025 में ही भारत और सऊदी के बीच में डिफेंस डील हुआ, बहुत सारे समझौते हुए। अब उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत एक डिफेंस डील होता है, तो उसमें क्या कहा गया कि दोनों के बीच में और रिश्ते को मजबूत किया जाए और बड़ा कॉपरेशन बढ़ाया जाए। दोनों देशों ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की बात करी। इन सभी क्षेत्रों में कॉपरेशन बढ़ाने की बात की गई। भाई इस क्षेत्र को बढ़ाया जाए, एक दूसरे को बढ़ाने का बहुत बड़ा फोकस रखा जाए, इस पे एरिया बहुत बड़ा है। मतलब डिफेंस कॉपरेशन के लिए भारत ने एक अलग से इसके साथ साथ एक मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बना दी। यानी साथ ही सऊदी अरेबिया ने इंडिया में विभिन्न सेक्टर में साथ ही ये भी घोषणा की कि हम 100 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट भी करते हैं। यानी 100 अरब डॉलर, जो 10 अरब डॉलर है उसे 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। मतलब ये कमिटमेंट, हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही कहा कि हम 2 रिफाइनरी भी स्थापित करने में कोलेबोरेशन करेंगे, जिसमें से कि एक सबसे आपको फेमस जो रिफाइनरी वाला मामला है वो रत्नागिरी वाला है, जिसमें कि सऊदी और यूएई भी शामिल है। हालांकि इसमें आप देखोगे जो सऊदी का जो प्रपोज मतलब इस रिफाइनरी का जो कैपेसिटी था वो 60 मिलियन टन पर एनम का रखा गया था, और एस्टिमेट प्रोजेक्ट जो है वो 44 अरब डॉलर बताई गई है। और सऊदी की अरामको और यूए की एडनॉक कंपनी इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जोड़ा गया। हालांकि आप देखोगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये लंबे समय से डिले चल रहा है। प्रोजेक्ट मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जिससे यहाँ कुछ समय लग रहा है। यानी सऊदी अरब जो पाकिस्तान और टर्की के साथ 2026 में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, यानी मक्का एग्रीमेंट कर रहा है, वही सऊदी अरबिया इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है। 100 अरब डॉलर की बात कर रहा है कि 100 अरब डॉलर का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा आगे भविष्य में, अभी 10 अरब डॉलर कर रहा हूँ। यही मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है भाई, यह कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, मतलब बहुत ही उलझन है। तो चलो आप इसको और विस्तार से देखते हैं, भारत से बाहर जाकर देखते हैं, तो और भी आपको उलझन स्पष्ट आएगा। उदाहरण से देखो, तुर्की जो है नाटो का मेंबर है, नाटो का मेंबर यूएस भी। तुर्की इजराइल से शत्रु बोध रखता है, वहीं यूएस इजराइल के लिए ईरान से लड़ता है। ईरान सऊदी से लड़ता है, उस पर बमबारी करता है। तुर्की और चीन ईरान के रणनीतिक पार्टनर, रसिया के रणनीतिक पार्टनर। मतलब देखो कितना विरोधाभास है। सऊदी यूरोप और अमेरिका का दोस्त रहा है, पाकिस्तान तो समय से बदलता रहा है, तो आप पाकिस्तान को तो मतलब देखो कितने सारे उलझन है, आप इस उलझन से बाहर नहीं आ पाओगे। चलो इसको और आसान करते हैं, पहले हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान ही चलते हैं। चलो पाकिस्तान का मैप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? पाकिस्तान को मैप देखते हैं। और पाकिस्तान के मैप देखने से पहले आप पहले पाकिस्तान के बारे में जान लो कि पाकिस्तान, आपको सीधे सीधे डिटेल जान लो कि पाकिस्तान एक लोन लेने वाला देश है, यानी इकोनॉमी है जिसकी ये लोन का इंटरेस्ट भी लोन लेकर चुकाता है। वहीं पाकिस्तान में कोई बड़ी बिजनेस कंडीशन नहीं है, यानी बिजनेस कंडीशन की स्थिति नहीं है, और कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वो सिर्फ अपने आर्मी और न्यूक्लियर पावर को बेचता है। हालांकि आप इसे कठोर वाक्य बोल सकते हो, छोड़ो, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी में आप बात करोगे तो उसको चाइना की तरफ से बहुत मदद मिलता है भाई। चाइना उससे मदद करता है JF-17, JF-10C, मिसाइल्स, एयर डिफेंस, यूएवी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। मतलब इन क्षेत्रों में चाइना महत्वपूर्ण पार्टनर है पाकिस्तान का। और चाइना पाकिस्तान का रिलेशनशिप आप उनकी बातों में अगर कहोगे तो वो लोग आयरन ब्रदर हैं। इसके साथ ही वो सिर्फ एक और ग्वादर पोर्ट का तो आपको पता ही है उन दोनों पे,
उनका जो है स्ट्रेटजी एक्सेस भी चाइना को मिला हुआ है पाकिस्तान में। तो ये इस तरह से चाइना को पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्टनरशिप बनाता है पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान को भी चाइना की जरूरत है, चाइना को भी पाकिस्तान की जरूरत, इस तरह से दिखता है। अब वहीं अगर आपका तो डिफेंस में, तो फिर टर्की क्या कर रहा है? टर्की पाकिस्तान को फिर क्या देता है? टर्की की भूमिका चाइना से कुछ अलग है। अब क्या अलग है भाई? टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री की खास ताकत क्या है? वो ड्रोन बनाती, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बनाती, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती, प्रिसीजन सिस्टम्स बनाती और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी काम करती है। ये टर्की का मोटा मोटी अपना काम है। इसलिए पाकिस्तान के लिए टर्की चाइना से एक अलग मिलिट्री कैपेबिलिटी जोड़ता है। यानी चाइना व्यापक मिलिट्री इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, तो टर्की ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, मतलब उसका पार्टनर बन जाता है। आपको ये साफ से पता चला। अब इसी को आप ताजा घटनाक्रम से ले लीजिए। अभी क्या हुआ? अभी जो ताजा घटनाक्रम क्या हुआ आप देखेंगे, 21 अगस्त से 15 से 21 अगस्त के बीच की बात है, सॉरी 19 से 21 अगस्त की बात है। मिलिट्री घटनाक्रम कुछ पाकिस्तान में हुआ। 19 से 21 अगस्त 2026 के बीच पाकिस्तान में तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की असामान्य आवाजाही रिपोर्ट के सामने आई है भाई, कि वहां काफी सारे टर्किश C-130 जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए, मतलब काफी शॉर्टेज किए गए। जैसे नूर खान और मसरूर जैसे एयरबेस है, उसका नाम आया। और इसी समय चाइनीज के Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी वहां एक्टिविटी देखी गई है, रिपोर्ट की गई है। अब यही वो पॉइंट है जहां से सवाल उठता है कि इन विमानों में आया क्या? क्या ड्रोन आया? क्या एयर डिफेंस इक्विपमेंट आया? या फिर क्या स्पेयर पार्ट्स आए? फिर क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आया? मतलब आया क्या? या फिर कोई दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट आया? लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? अभी तक कोई कार्गो का ऑफिशियल पब्लिक मैनिफेस्ट सामने नहीं आया है कि क्या आया क्या नहीं आया। तो इसलिए आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि वहां यही आया कि टर्की ने इतने सारे ड्रोन भेज दिए, टर्की या मिसाइल भेज दिए। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते। मतलब अभी कंफर्म फैक्ट नहीं है, हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ रिपोर्ट और डिफेंस एनालिसिस जो है उन्होंने इसकी संभावना जताई है कि इस तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट की बात थी, लेकिन संभावना को तथ्य तो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस घटना को फिलहाल ऐसे समझना चाहिए हमें कि भाई मिलिट्री एयरलिफ्ट तो रिपोर्टेड है, लेकिन कार्गो अनकंफर्म। चलिए, तो पाकिस्तान में क्या हुआ? एक्चुअल में पाकिस्तान चारों तरफ से, अगर पाकिस्तान की स्थिति देखोगे, चारों तरफ से उसका प्रेशर है, सिक्योरिटी प्रेशर। अगर पाकिस्तान का पूरा मैप को, जैसे मैंने बात करता हूँ, मैप देखते हैं। अब पाकिस्तान के पूरे मैप को देखते हैं। चलो पूर्व में देखते हैं। पूर्व में क्या है? इंडिया, आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिम में क्या है? अफगानिस्तान। दक्षिण पश्चिम में क्या है? ईरान। और दक्षिण में अरेबियंस। इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि भाई दोनों के बीच में मिलिट्री राइवलरी बनी हुई है। उसके बाद अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी पाकिस्तान को इन दिनों जो है काफी चैलेंजेस मिल रहे हैं TTP से, और उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के आपको बहुत सारे मुद्दे आपको दिखेंगे पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री प्लानिंग अलग अलग क्षेत्रों के लिए करनी पड़ी है। सिर्फ आप उसे ये नहीं कह सकते वो सिर्फ इंडिया के लिए ही कर रही है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उसे करनी पड़ी। वही अंदरूनी मामले में बलूचिस्तान का मामला भी दिख जाता है, POK का भी मामला दिख जाता है, और भी बहुत सारे। इसी तरह चाइना और टर्की के जो है उसके भी मामले को हम देखें तो उसमें भी आपको अलग अलग प्रॉब्लम दिखेंगे। तो चलो पहले टर्की का प्रॉब्लम देखते हैं कि टर्की के साथ क्या प्रॉब्लम। तो टर्की को सिर्फ आप पाकिस्तान के नजरिए से नहीं बताते, टर्की की अपनी एक रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। वो क्या है कि ग्रीस के साथ एगान और ईस्टर्न मेडिटेरियन में उनका विवाद चल रहा है। सीरिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। इराक में कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप से उसकी जो है मिलिट्री ऑपरेशन उसके चल रहे हैं। फिर इजराइल के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, काफी तनावपूर्ण है इजराइल के साथ स्थिति। यानी टर्की एक साथ यूरोप में भी उलझा हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी उलझा हुआ है, कॉक्सस में उलझा हुआ है, साउथ एशिया में भी उलझा हुआ है। यानी इन सभी रीजन में अपने आप को उलझा पा करके वो अपने आप को मैनेज करना चाहता है, और उसके लिए उसने ये स्ट्रेटजी तरीका अपनाया, स्ट्रेटजी लिया है। चाइना को भी देख लो आप, चाइना की क्या मजबूरी है भाई कि चाइना पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप में जुड़ना चाह रहा है, जबकि वो दूसरे ग्रुप में भी दिखाई देता है। अब देखो चाइना के सामने तो इंडिया है, आपको पता है।
हिमालयन बॉर्डर जो है एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी थिएटर की तरह। इसके अलावा ताइवान, साउथ चाइना सी में भी चाइना के कई बड़े मतलब चैलेंजेस हैं, और चाइना हर एक देशों से भी उलझा हुआ है। आपको सीमा उलझन आपको बहुत सारा दिखेगा, इसलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और चाइना के लिए वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। पाकिस्तान को उसे अरेबियन सी में रास्ता उसके द्वारा मिल जाता है। तो कई सारे प्रायोरिटीज और कई सारे डायरेक्शन जो है वो बैलेंस चाइना को करना पड़ा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इंडिया को देखते हैं। इंडिया के साथ आपको इजराइल को देखिए, इंडिया और इजराइल के बीच के संबंध को आप देखिए, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कि इजराइल के बहुत सारे जो है इक्विपमेंट का यूज किया गया। आपको उसी से आपके इजराइल का महत्व दिखाई देता है। और इंडिया और इजराइल के बीच में काफी कोऑपरेशन भी हुआ है। एयर डिफेंस, मिसाइल, यूएवी, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर और कई भी डिफेंस आपको टेक्नोलॉजी जो है उसमें इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन आपको दिख जाए। लेकिन भारत की स्ट्रेटजी सिर्फ, क्या आपको लगता है, इजराइल पे निर्भर है? नहीं, वो फ्रांस, अमेरिका या इंडो पैसिफिक पार्टनर और क्वाड, यहाँ तक कि रसिया जो उसका विन मित्र है, इन सबके साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे आप सिर्फ इंडिया बनाम चाइना, टर्की, पाकिस्तान का सिंपल बाइनरी में मत देखो। आप सिर्फ ऐसे ऐसे देखोगे ना तो ये सिंपल मतलब सामान्यकरण हो जाएगा। चलो अब सऊदी अरबिया को देखते हैं कि दोनों तरफ की स्थिति उसकी क्या है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है सऊदी अरबिया की स्थिति, क्योंकि यही सबसे ज्यादा उलझन बना रहा है। सऊदी अरबिया सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका वही है, और सबसे महत्वपूर्ण के साथ साथ उलझन भी वही बढ़ा रहा है। तो वो पाकिस्तान और टर्की के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है सऊदी अरबिया, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के साथ 42 अरब डॉलर का व्यापार, लगभग 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका फुटप्रिंट आपको दिख रहा है 10 अरब डॉलर का। एनर्जी पार्टनरशिप कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन कर रहा है और डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है। 2025 में अगर आप बात करें सऊदी और इंडिया के बीच में, तो दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्रियल कमेटी तक बना दी गई। दोनों देशों के बीच में ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, मैरीटाइम कोऑपरेशन और मिलिट्री एक्सरसाइज पर भी काम हो रहा है। मतलब सोचो, पाकिस्तान के साथ अलग डील, भारत के साथ भी अलग डील। तो फिर सऊदी अरबिया तो दुश्मन तो है नहीं इंडिया का, इसे तो पता नहीं चलता। तो क्या पाकिस्तान का पार्टनर है? वो भी पार्टनर भी है। यानी एक साथ दोनों चीजें हो रही है, यानी भारत का भी दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान का पार्टनर है सऊदी अरबिया। अब इसी को तो मॉडर्न पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें कोई आज एक साथ दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आज की दुनिया में कोई देश हमेशा दोस्त या हमेशा दुश्मन नहीं होता। वो समय के साथ और परिस्थिति के हिसाब से चलता है। अब टर्की के साथ इंडिया की सिक्योरिटी टेंशन है, लेकिन ट्रेड भी है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है। वहीं चाइना जो है पाकिस्तान का मेजर मिलिट्री पार्टनर है, वहीं भारत के साथ वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी। उसका रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप काफी बड़ा है। तो मतलब आप देखो इन सब देशों का, मतलब एक के साथ दोस्ती भी करनी पड़ रही है लेकिन दुश्मनी भी है। मतलब एक साथ, मतलब दोस्त भी है कि दुश्मन है, इस कैसे देखा जाए? मतलब इस तरह तो देखा नहीं जा सकता ना, दोस्त या दुश्मन एक एक में देखना बड़ा मुश्किल काम। तो फिर सवाल यही है, मान लो कि अगर भविष्य में फ्यूचर में बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो संभावना है कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तब किस चीज से फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ टैंक से? नहीं। सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से? नहीं। मॉडर्न वारफेयर से? मतलब मॉडर्न वारफेयर महत्वपूर्ण तो होंगे, जिसमें ड्रोन क्या महत्वपूर्ण होंगे मॉडर्न वारफेयर में? ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, मतलब इस तरह के आपको प्रिसाइज वेपन्स, लॉजिस्टिक और भी आपके जो है स्पेयर पार्ट्स, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब असली सवाल क्या है? असली सवाल यही है ना कि किसके पास कितने हथियार हैं। असली सवाल क्या है कि किसके पास कितने हथियार हैं, कितने उसको कितने तरीके से कितने जल्दी से उसको मॉडर्नाइज करने वाली इक्विपमेंट है। तो सवाल तो यहां जाके बनता है, इसी कारण से क्या मक्का पैक्ट क्या नई मिलिट्री ब्लॉक बन गया? तो इसी से सवाल ये उठता है ना कि जो मक्का का पैक्ट बना, शुरुआत में जो हमने सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि मक्का पैक्ट क्या एक मिलिट्री ब्लॉक है? तो अगर आप मेरी नजर में देखें तो अभी इसे पूरी तरह ऐसा करना जल्दबाजी है, क्योंकि एग्रीमेंट तो हो गया है लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री आर्किटेक्चर अभी तक विकसित नहीं हो पाया।
लेकिन यह कहना जरूर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरबिया के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तो बन गया है और इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस अब आगे इस बात पे डिपेंड होगी कि क्या कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है या ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है एक दूसरे के बीच में, कुछ डिफेंस प्रोडक्शन हो जाता है, कुछ कॉपरेशन होता है एक दूसरे के साथ बढ़ता है इस तरीके से, या लॉजिस्टिक ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के बीच में, है ना? तब फिर ये आपको अलग रूप दिखना शुरू होगा, तब फिर इसका रूप दिखना पता चलेगा आपको कि क्या रूप है इसका। तो अगर मान लीजिए किसी एक देश पे वास्तविक हमला होता है, तो मक्का एग्रीमेंट के हिसाब से तो फिर दूसरे देश को उसको सहायता करना चाहिए, तभी पता चलेगा। मान लो जब हमला होगा ना रियल में, तभी पता चलेगा। अभी देखो इसमें एक बांग्लादेश का भी एक नया एंगल आया था। अभी राइटर ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश भी ना इसमें शामिल होना चाहता है और सऊदी अरबिया ने उसे इनवाइट किया था। हालांकि अभी ये बात आगे नहीं बढ़ पाई है और अभी वो शुरुआती अवसर पे है ना? तो इस तरह की बात भी आई। लेकिन अगर मान ले बांग्लादेश भी इसका मेंबर बन जाता है, तो भविष्य में मान लो अगर ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ बनता है, फ्रेमवर्क बनता है कि बन जाता है, तो भारत को नया स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो काफी जटिल हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। तो लेकिन इसे पॉसिबिलिटी के रूप में तो देखना ही चाहिए भारत को, और इस पे काम भारत सरकार कर भी रही होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर आप पूरी कहानी को एक साथ मिला लो तो हमें क्या दिखाता है कि पाकिस्तान के पास चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, टर्की की डिफेंस कोऑपरेशन है और सऊदी अरबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। वहीं दूसरी ओर इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है, फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और भी डिफेंस के भी पार्टनरशिप है, यूनाइटेड स्टेट के साथ भी आपका डिफेंस कोऑपरेशन चलता रहता है। इसी तरह इंडो पैसिफिक के साथ भी है, पार्टनर है आप, क्वाड में भी पार्टनर है आप, और सऊदी अरबिया के साथ भी आपके काफी सारे एग्रीमेंट है। वहीं सऊदी अरबिया को देख लो, वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनर है, वह इंडिया के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। टर्की को देख लो, वो इंडिया के साथ वो भी व्यापार जारी कर रहा है, हालांकि वो पाकिस्तान के साथ भी समझौता कर रहा है। यानी दुनिया दो बिल्कुल साफ खेमों में नहीं बटी हुई आपको दिखाई देगी। चलिए अब हम लोग इसी को कंक्लूजन पे पहुंचाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? मक्का पैक्ट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तो है, ये आप लोग कहोगे। पाकिस्तान को चाइना से पहले ही मजबूत मिलिट्री सपोर्ट तो मिलता रही, मतलब मिलता रहता है, लेकिन अब टर्की भी उसका एक डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ा रहा है उसके साथ, और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सऊदी अरबिया भी उसके साथ जुड़ गया और कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क एक बन चुका है उन लोगों के साथ मक्का पैक्ट के द्वारा। यानी इसी बीच आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में टर्किश और चाइना ने काम भी करना शुरू कर दिया, अपने एयरक्राफ्ट भेजने भी शुरू कर दिए। हालांकि उसका कार्गो से कोई पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन भेजना तो शुरू कर दिया। तो उसी का आप एक एडवांस रूप कह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ भारत भी तो खाली तो बैठा ही नहीं है, वो भी इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है, फ्रांस के साथ कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, और आप देखोगे इंडो पैसिफिक में भी उसके चल रहे हैं। खुद खुद इंडिया अपना इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी को भी तेजी से बढ़ा रहा है, जैसे आकाश हुआ, ब्रह्मोस है, ये सब तो आपको पता ही है, पिनाका हुआ, ये सब तो पता ही है। लेकिन अगर इस पूरी स्थिति को देखें तो सऊदी अरबिया और टर्की इसका दिलचस्प मोड़ है, जो इस जियोपॉलिटिक्स को उलझा के रख दे रहा है। ये पता ही नहीं चल पा रहा है कौन भारत का दोस्त है, कौन भारत का दुश्मन। अब इसे समझा ही नहीं जा सकता कि आज का एक देश एक क्षेत्र में कंपटीशन है तो दूसरे क्षेत्र में बिजनेस पार्टनर, तीसरे क्षेत्र में आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जा रहे हो। इसलिए अगर हम इसी को देखें, निर्णय लें, तो आने वाले समय में असली मुकाबला सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट का नहीं होगा। मुकाबला क्या होगा? टेक्नोलॉजी का। मुकाबला किसका होगा? इंटेलिजेंस का। मुकाबला किसका होगा? ड्रोन्स का। मुकाबला किसका होगा? एयर डिफेंस का, सप्लाई चेन्स का, इन्वेस्टमेंट का। जो इन सब चीजों में सबसे आगे रहेगा वही इस वॉर को जीत पाएगा। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आपको कितना भी आप बनाते रहें, और लोग समय के साथ बनाएंगे, मतलब देश एक दूसरे से बनाते रहेंगे। जैसे पाकिस्तान टर्की लोगों ने मक्का एग्रीमेंट किया, उसी तरह हर एक देश एक दूसरे से एग्रीमेंट करते रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलना पड़ेगा, आपको हर एक सेक्टर को आपको मजबूती देनी पड़ेगी, चाहे वो डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो। इन चारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपकी नई स्ट्रेटजी
काम करें। अब आपका इस पे क्या राय है, कमेंट में इस पे जरूर बताइए। धन्यवाद। राधे राधे।